देहरादून में धूमधाम से मना गढ़वाल राइफल्स के 14वीं बटालियन का 49वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री हुए शामिल। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर, धामी कैबिनेट को केस को लेकर फैसला लेने को, केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लेने को कहा। उत्तराखंड में परिसीमन पूरा, अब निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे और वोटर लिस्ट संशोधन तेज। धामी सरकार का बेटियों को तोहफा, उच्च शिक्षा के लिए हर साल कुछ धनराशि देगी सरकार, नंदा गौरा योजना में होगा बदलाव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया करेगा शुरू, 11 विभागों में 4400 पदों पर होगी भर्ती। और देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों पर नया घमासान छिड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में की गई कुछ नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने आपत्ति जता दी है। साथ ही करण माहरा की ओर से की गई नियुक्तियों को तत्काल निरस्त भी कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की ओर से अध्यक्ष करण माहरा को लिखे पत्र में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिला एवं ब्लॉक संगठन में कुछ अस्थायी और स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ऐसी सभी नियुक्तियां जो एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है। हालांकि इस पत्र में नियुक्ति किए गए पदाधिकारियों के नामों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रदेश प्रभारी की ओर से नियुक्तियों को निरस्त किए जाने के फैसले को करण माहरा के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि करण माहरा ने इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की तैयारियों में लगे हुए कांग्रेस की दूसरे चरण की यात्रा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में 12 सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले करण माहरा को यह बड़ा झटका लगा। वही करण माहरा का कहना है कि वह इस संबंध में दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इन नियुक्तियों को निरस्त करने के मायने क्या हैं और आगे इस फैसले से प्रभाव क्या पड़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में नया सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की ओर से की गई नियुक्तियों पर कैची चला दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की ओर से अध्यक्ष करण माहरा को लिखे पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में जिला एवं ब्लॉक संगठन में कुछ स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। ऐसी सभी नियुक्तियां जो एआईसीसी की मंजूरी के बिना की गई है उन्हें तत्काल निरस्त किया जाता है। हालांकि इस पत्र में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों के नामों पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, एक पत्र निश्चित रूप से आया है और उसका संज्ञान लिया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, और प्रभारी जी से निर्देश प्राप्त करेंगे और जल्दी ही प्रभारी जी से दिल्ली में जाकर मुलाकात की जाएगी। जो भी उनकी शंका होगी उसका समाधान किया जाएगा। देखिए, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रही है, तालमेल की कमी है, निर्णय संगठन के लोगों को विश्वास में न लेकर एक तरफा लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जब इसकी शिकायत हुई होगी तो कांग्रेस हाईकमान ने इसको निरस्त किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि है तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अमूमन इस तरह की घटनाएं तभी घटित होती हैं जब आपसी तालमेल नहीं होता है और आपसी संघर्ष अंदर चल रहा होता है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जब राष्ट्रीय दलों में जो है इस प्रकार के हेर फेर होते हैं, चाहे बात हम कांग्रेस की करें या हम भाजपा की बात करें। जैसे ही इनका जो है सत्ता परिवर्तन होता है वैसे ही ये क्या करते हैं कि अपने ही लोगों को ये वहां पर दोबारा पदों पर नियुक्ति देते हैं, जिससे कि ये है पूरा जो है प्रदेश अपने हिसाब से चला सके। इसमें क्या हुआ, करण माहरा जी द्वारा जो है जो नियुक्तियां की गई थी उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात सैलजा जी जो कि प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड की है, उन्होंने आकर जो है वो नियुक्तियां रद्द कर दी। इससे कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट होता है कि ये एक षड्यंत्र किया जाता है। जो भी दल दिल्ली से चल रहे हैं
वो यहाँ पर जो है, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है, यहाँ के जो नेता हैं, वो अपनी मर्जी से अपने राज्य के लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। उसमें पूरा हस्तक्षेप जो है दिल्ली द्वारा किया जाता है। वहीं सूत्रों की माने तो बीते लोकसभा चुनाव के दौरान पचवादून जिलाध्यक्ष के पद छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद यहां नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा उधम सिंह नगर में एक ब्लॉक अध्यक्ष और हरिद्वार में नगर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जिसका संज्ञान प्रदेश प्रभारी ने लिया है। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में करण माहरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं करण माहरा बीते 2 सालों से अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों से कार्यकारिणी की सूची कांग्रेस हाईकमान को दी गई है, लेकिन अब तक हाईकमान ने इस लिस्ट पर मुहर नहीं लगाई है। वहीं कुछ नियुक्ति करते ही हाईकमान ने उसे निरस्त भी कर दिया है। ऐसे में अब करण माहरा पर दबाव बढ़ गया है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व की व्यस्तता की वजह से इसमें विलंब हो रहा है। पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये विलंब हुआ, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव हर 5 साल में एक बार आते हैं, तो पूरा शीर्ष नेतृत्व ने ताकत वहां झोंकी हुई थी। इस करके कहीं ना कहीं रुकावट आई। उसके बाद जो है कई राज्यों में उपचुनाव होने थे और अब तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव घोषित हो चुके हैं। तो जैसे ही पहली फुर्सत होगी तो वैसे ही जिन जिन राज्यों की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है वो घोषित होगी। और हमारी प्रभारी भी क्योंकि हरियाणा को बिलोंग करती हैं और वहाँ चुनाव में बहुत व्यस्त हैं, जैसे ही हरियाणा के चुनाव निपटेंगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी को भी काम करने के लिए हाथ चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि कार्यकारिणी की घोषणा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। देखिए, ये तो वैसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि गिनती उल्टी शुरू हो गई करण महाराज जी की, कि अब उनको जाने का ये संदेश आ रहा है कि अब आपका काम पूरा हो चुका है। जब वो एक जिला अध्यक्ष की या ब्लॉक अध्यक्ष की वो नहीं कर सकते, नियुक्ति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हाईकमान उनसे नाराज भी है और उनकी कार्यप्रणाली से नाराज भी है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूना युद्ध भी सामने आ गया कि जब हाईकमान को अपने प्रदेश के संगठन पर भरोसा ही नहीं, तो इसका मतलब कि अंदरूना बहुत बुरा हाल है और कांग्रेस केवल जो है सड़कों पर बात करने की कोशिश कर रही। राज्य सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं, अभी धरातल पर उनका उन्होंने जो नियुक्ति पत्र भी दिए हैं तो वो बहुत नाकाफी हैं। हम उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ ये रोजगार हम चाहते थे, रोजगार का सृजन। जब उत्तराखंड राज्य बना तो यही सबसे बड़ा रोजगार का ही साधन, हमारे को कैसे रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता हो। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर यहाँ पर जो हमारे संसाधन है उन पर हम लोगों का कैसे हक हुकुम हो, उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केवल झूठे लारे लापे देते हैं कि हम इतने नियुक्तियां करेंगे। आज तक वो नियुक्तियों का कुछ पता नहीं है। बेरोजगार सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, बेरोजगारों पे लाठीचार्ज सरकारें कर रही हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ ही करण माहरा को हाईकमान का साथ भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा। वहीं एक तरफ भाजपा सदस्यता अभियान के जरिए जनता को जोड़ने में लगी है, मगर कांग्रेस सदस्यों को जोड़ने की जगह अपना ही कुनबा कमजोर कर रही है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के इस फैसले का करण माहरा की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा? आखिर क्यों करण माहरा ने बिना अनुमतियों के नियुक्तियां की है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून के नवनियुक्त सीडीओ अभिनव शाह द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए लोगों ने सीडीओ के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी। वहीं इस बीच सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि मुख्यालय से बाहर मौजूद एसडीएम को हमने ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा हुआ था और इस बार जनता दरबार में सभी तहसीलों से कुल 95 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी शिकायतों के लिए अगले जनता दरबार तक की डेडलाइन दी गई, जिसमें कुछ कार्रवाई करके हम शिकायतकर्ता को रिपोर्ट साझा करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हर मंडे को यहाँ पे 11 बजे जनता दरबार होता है, तो उसी क्रम में आज भी यहाँ जनता दरबार रखा गया था। तो मल्टीपल तहसीलों से, सभी तहसीलों से इनफैक्ट काफी लोग आए थे जिन्होंने अपनी शिकायत यहाँ पे रखी और सभी डिपार्टमेंट्स हमारे थे जो वो प्रेजेंट थे, ताकि सभी का मौके पे हम कोशिश करें कि उनका एटलीस्ट रेजोल्यूशन उन्हें दे दें और कुछ उनको
कनेक्ट करा दें हम डिपार्टमेंट से, ताकि उनको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें सुविधा मिल जाए। तो उसी क्रम में आज 95 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। डिफरेंट शिकायतें, कुछ कब्जे की थी, कुछ कोर्ट रिलेटेड थी कि किसी के केस कुछ कोर्ट में पेंडिंग है, कुछ जनरल जैसे कुछ पेंशन रिलेटेड इश्यूज थे। तो ऐसे सिमिलर टाइप की मोस्टली लैंड रिलेटेड और कोर्ट रिलेटेड मैटर्स थे। तो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन ने आज पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के घर का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिस पर वह धरने पर बैठ गए। वह सरकार व मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लंबे समय से उनकी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार व पंचायती राज मंत्री से बात हुई है, बावजूद इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अगर सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर या लिखित में कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम उग्र और बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, सरकार के बैठे हुए जितने भी वहां पर नुमाइंदे हैं, उनके माध्यम तक उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत के लाखों ज्ञापन पहुंचे हुए हैं। सरकार के समक्ष ये मामला है। हम लोग निरंतर हाथ जोड़ते हुए अपनी प्रार्थना सरकार से कर रहे हैं, लेकिन जब माननीय मंत्री जी द्वारा दोहरा बयान जारी किया गया है, उसको लेकर हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को बेहद ही धक्का पहुंचा है कि माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो पॉजिटिव थे, आज वो गलत बयानबाजी करके कहीं ना कहीं संघर्ष को और बढ़ाना चाह रहे हैं। सरकार के समक्ष रिपोर्ट न रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के प्रति कहीं ना कहीं लड़ाई की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं, संगठन से टकराव का। क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्वक, हम वो लोग हैं जो गांव में पंचायत के माध्यम से हम लोग सभी के लड़ाई झगड़ों का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं। संघर्ष सरकार हमको मजबूरन करा रही है। हम आज भी कहना चाहते हैं, यदि सरकार 1 सप्ताह के भीतर टेबल टॉक को बुलाते हुए और हमको अध्यादेश और लिखित आश्वासन देती है कि हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाएंगे, तो हम लोग अपने घरों को वापस जाने को तैयार हैं। यदि सरकार इस पर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं करती है तो हम निश्चय ही, क्योंकि ये संख्या अभी हमने माननीय मंत्री जी के घेराव में कम संख्या के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग, यदि हमारे मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे और देहरादून की सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन को उग्र रूप प्रदान करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक ने जमानत के लिए खंडपीठ में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि एकल पीठ ने आपको बता दें, बीते सोमवार को मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले से संबंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ कर रही है, इसलिए खंडपीठ में जाएं। जबकि राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि आरोपी पर यूएपीए जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और एनआईए एक्ट के तहत सेशन कोर्ट को विशेष कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं और सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी जा सकती है। जी, इसमें जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले हमने सिंगल जज बेंच जिन्होंने निर्देश किया कि ये यूएपीए से संबंधित जो मामले हैं उनकी बेल की सुनवाई डबल बेंच सुनेगी। तो आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा, 16 अक्टूबर। तो खबरों में वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में स्वागत है और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के नाते चाहे और किसी हुद्दे पे और महाराष्ट्र में भी मिनिस्टर के नाते जो काम किए, सब लोग खुश हैं और बहुत से लोग आपके बारे में यही कि कोई काम उनके पास अगर लेके जाते तो उस बेचारे का काम वो करके भेजते थे और करके भेजने के बाद वो खुश होता था। नेचुरल
किसी को ना नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसमुख, और जब हंसमुख होता है आदमी तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो उसीलिए बहुत से लोग वो हंसते हंसते काम जो करते थे वो खुशी भी लाती है, और लोग भी समझ के उनके बारे में अपना फैसला भी लेते। ये एक साथियों, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत सी कामें डेवलपमेंट के महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते 9 बार महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एक 2 4 में बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन 9 बार इन्होंने टिक के है, तो इनके पास ऐसी कौन सी गुण है जो इनको 9 बार टिकाए महाराष्ट्र वाले। क्योंकि महाराष्ट्र में 1 साल 2 साल टिकना ही मुश्किल है, लेकिन आपने कौन सी ऐसी जादू की कि 9 साल तक 9 बजट आपने पेश किया। हाँ? नहीं, करेक्ट ना? तो पेश किया, और हर बगैर बोले, बगैर किसी को दुख दिए, अपने बजट में गरीबों के लिए क्या करना, पिछड़ों के लिए क्या करना, उन्होंने करके दिखाते थे। कभी ज्यादा बोल के हाई फाई करके, कभी अपना यानी लोगों के सामने दिखावा नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अब आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा काम किया तो प्रचार बहुत होता है। अब जैसा मैं बोलूं या नहीं बोलूं, इजाजत है तो बोलता हूं कि अब मोदी साहब एक काम करते हैं, समंदर में डूबते हैं, गोवा में जाके बैठते हैं, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है। लेकिन आपने इतना काम किया सरदेसाई साहब, आप इसको ज्यादा तवज्जो देके एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए था। आपकी दोस्ती तो ठीक, दोस्ती का इस्तेमाल कब होता है? दोस्त के लिए अगर आप काम करें तो दोस्ती का इस्तेमाल होता है, लेकिन घर तक दोस्ती ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कभी भी उनके जो विचार है या उनका जो कार्य है उसको हम बढ़ावा देना चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि कोई समाज, कोई पार्टी उस वक्त वो आगे बढ़ सकती है तो उस पार्टी के विचार, फिर उस विचार के साथ आचार, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं लेकिन वो आचरण में अगर नहीं लाएंगे, आप अनुष्ठान में नहीं लाएंगे, फिर फायदा क्या है? फिर प्रचार, ये तीनों जरूरी है। आचार, विचार, आचार, प्रचार, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और लोग पढ़ के भी यही बोलते, देखो भाई सुशील कुमार शिंदे खाकी से खादी तक आए। ये जरूरी है। हम लोग शर्माते हैं, नको भाई चलो बस से इतना ही। लेकिन चंद लोग ऐसे रहते हैं, ये हमेशा लिखते हैं और हमारे कलोकियल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप तो हैदराबाद को जाना आना था और वहाँ गवर्नर भी थे, तो हम तो हमेशा जाते थे। ये चलता है पॉलिटिक्स में ज्यादा, 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। लीडर्स चंद लोग ऐसे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उसको मुर्गी भी अगर 4 आने की है तो मसाला उसको 12 आने का लगा के ठीक कर देते। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आज जो भी लोग इतना मेहनत करके आगे आए हैं, उनको ज्यादा प्रचार मिलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग लिखने का कम,
बोलने के उनके बारे में कम रहता है, इसीलिए उनका प्रचार ज़्यादा नहीं होता।